हेलो दोस्तों, जो पढ़ाई आपको अभी दर्द दे रही है, जो बोर लग रही है, आप पढ़ाई को देखकर कह रहे हैं कि अभी थोड़ा हम सो जाएं। तो दोस्तों, अगर ये आपने दर्द झेल लिया, अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो ये आपकी पढ़ाई उम्र भर के लिए आपकी ताकत बन जाएगी। और यह सही बात है दोस्तों, जिसने पढ़ाई को अहमियत दी है वो बहुत आगे निकल गया है। देखा है आपने भी देखा है और मैं भी देख रही हूँ। पढ़ाई हमारी बहुत साथ देती है, हमारा बहुत साथ देती है पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई का साथ हमने कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी जीके की पाठशाला में, और मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम देख रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लागू किए थे। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके सारे एकाधिकार छीन लिए गए। अब कोई भी कंपनी विदेशों से आती थी और हमारे भारत पर व्यापार कर सकती थी, जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार दिया था कि वही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे क्या करा गया, जब औद्योगिक क्रांति आ गई, तो औद्योगिक क्रांति के आने के बाद हर एक कंपनी को कह दिया गया कि आप भी भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार तो छीने ही, और साथ में प्रशासनिक अधिकार भी छीन लिए गए। फिर भारत शासन अधिनियम आया 1858 ईस्वी में, और उसने जो अधिनियम बनाए और उसी ने भारत में भी लागू किए। तो हम कौन सा पढ़ रहे थे कल? भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या किया गया? इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा राजकाज किसे दे दिया? भारत शासन को दे दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया। और खूब बड़ा शाही दरबार लगा था, जैसे एक फेयरवेल पार्टी होती है जूनियर के लिए भी और सीनियर के लिए भी। तो वैसे ही एक बड़ी सी पार्टी की गई, शाही दरबार लगाया गया। जब भारत शासन अधिनियम शुरू हुआ 1858 में, इसमें वाइसराय, जो गवर्नर जनरल थे वो वाइसराय बन गए। और कौन थे वो वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। और रानी कौन थी? ब्रिटेन की रानी कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। अब जितना भी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है, आपको अपनी पिछली क्लास में देखना है। जो भी मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में देखिए आप, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें हुआ कि 1833 में जो 4 सदस्य बनाए गए थे, अब वो 1861 में 6 सदस्य हो जाएंगे। 1833 में जो भी शासन संभालने के लिए 4 सदस्य बनाए थे, अब वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम या तो 6 होंगे और या अधिक से अधिक 12 सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। 2 निकाय हैं ये, एक वायसराय की कार्यकारी परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होंगे और केंद्रीय विधान परिषद में या तो कम से कम 6 होंगे या फिर अधिक से अधिक 12 होंगे। और इसमें क्या करा जाएगा? और ये जो नामांकित होते हैं, किनके द्वारा होते हैं ये सदस्य जो नामांकित होते हैं? ये गवर्नर के द्वारा होते हैं नामांकित। लेकिन आधे सदस्य क्या होने चाहिए? गैर सरकारी होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
गैर सरकारी, मतलब वो अधिकारी नहीं होने चाहिए। तो केंद्रीय विधान परिषद 1853 के अधिनियम में बनी थी। जो ये केंद्रीय विधान परिषद है ये 1853 के अधिनियम में बनी थी। फिर 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होंगे, मतलब आधे सदस्य जो क्या बोले थे, वो गैर सरकारी होने चाहिए। और गैर सरकारी भी कैसे होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। तो भारतीय होने चाहिए वो। और इन्हें कौन नियुक्त करता था, वाइसराय नियुक्त करता था, गवर्नर नियुक्त करता था। तो वो 3 भारतीय सदस्य कौन थे, 3 भारतीय सदस्यों को नामांकित कर दिया था किसने, वाइसराय ने। और ये कौन थे 3 सदस्य, ये 3 सदस्य थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। इन्हें 2 साल के लिए नामांकित किया हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी। कब दी गई थी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये कार्य हुए थे। एक तो जो 4 सदस्य थे 1833 के अधिनियम में, उनकी संख्या बढ़ा के अब 6 कर दी गई 1861 के अधिनियम में। फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद बनी, 2 निकाय हुए, एक वायसराय की कार्यकारी परिषद और एक केंद्रीय विधान परिषद। कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, 6 सदस्य होने चाहिए। और केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 6 या अधिक से अधिक 12 होने चाहिए। फिर और जो आधे सदस्य होने चाहिए वो गैर सरकारी होने चाहिए। और गैर सरकारी भी कैसे होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। और वो भारतीय कौन थे सदस्य जो चुने गए थे, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अब आप कहेंगे ये अध्यादेश क्या होता है, क्या होता है अध्यादेश, देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एक डेफिनेशन की तरह बताऊं आपको कि अध्यादेश क्या होता है, तो ऐसा कानून जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित क्या करा जाएगा, प्रख्यापित किया जाएगा, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव पड़ता है। समझ में आया आपको, एक बार और सुनाती हूँ। ऐसा कानून जिन्हें मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव पड़ता है। नहीं आया समझ में, मैं बताती हूँ। अब आम भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक हमने प्रस्ताव लिया, तो हमने प्रस्ताव दिया, तो प्रस्ताव क्या कहलाएगा, अभी मैंने आपको विधेयक और अधिनियम के बारे में बताया था पिछली क्लास में, तो उसी से रिलेटेड है इसका आंसर। तो प्रस्ताव हमने एक लिया, उसे क्या कहेंगे, विधेयक कहेंगे। अब हमने जो प्रस्ताव लिया या विधेयक लिया वो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में पारित हो गया, दोनों में उसे पारित करने की अनुमति दे दी गई। फिर इस विधेयक को क्या करा गया, राष्ट्रपति ने भी लागू कर दिया, राष्ट्रपति के पास ले गए इस विधेयक को कि देखिए जैसे क्या करना है कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट की सुविधा है वो सब लोगों के लिए फ्री कर दी जाए। एक मतलब ये प्रस्ताव निकाला गया, विधेयक निकाला गया और इस विधेयक को लोकसभा में भी पारित कर दिया और राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। फिर इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास ले गए, तो राष्ट्रपति ने भी इसे पारित कर दिया।
फिर वह क्या कहलाएगा, वह हो जाएगा जब राष्ट्रपति भी उसे पारित कर देगा तो क्या कहलाएगा, वो अधिनियम कहलाएगा। अधिनियम मतलब एक्ट कहलाएगा वो। अब जब प्रस्ताव या विधेयक जो है लोकसभा में तो पारित हो जाता है, लेकिन वो राज्यसभा में पारित नहीं होता है। यही जो प्रस्ताव हमने लिया, अब इसे लोकसभा में तो पारित कर दिया, राज्यसभा में अगर पारित नहीं करा तो हम कहाँ जाएंगे, हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हम कहेंगे कि ये विधेयक बहुत ज़रूरी है और इसे आप अध्यादेश करके जारी कर दें। ठीक है, ये प्रस्ताव लाना जरूरी है। तो सरकार कहाँ जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी और कहेगी कि इस विधेयक को, राष्ट्रपति से कहेगी कि इस विधेयक को क्या कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए। तो ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने के बाद एक कानून की तरह लागू हो जाएगा। किसकी तरह कानून लागू हो जाएगा, जब राष्ट्रपति के पास ले आएगी सरकार कि आप इसे पारित कर दीजिए, तो राष्ट्रपति इसे एक कानून के रूप में लागू कर देंगे। लेकिन यह कितने टाइम तक रहेगा यह कानून, यह रहेगा कानून 6 माह की अवधि तक, क्योंकि यह अस्थायी होता है। जब लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ और उसे राष्ट्रपति के पास ले गए कि आप अध्यादेश लगा के इसे पारित कर दीजिए, इस विधेयक को पारित कर दीजिए, जारी कर दीजिए, तो ये सिर्फ अब ये एक कानून का रूप लेगा। अब अधिनियम कब बनेगा, जब संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते के टाइम पर रिपोर्ट दे देगा। अगर तब यह रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी कि हाँ ये सही है, तब इसे पारित कर देंगे और नहीं तो इस कानून को समाप्त कर देंगे। तो अब आपको ये समझ में आया कि ये समझ में आई डेफिनेशन, बताइए अध्यादेश के बारे में समझ में आया आपको, क्या होता है अध्यादेश। तो अध्यादेश दोस्तों यही होता है कि जब एक सभा में कोई विधेयक पास नहीं हो रहा है, दूसरी सभा में पास हो रहा है, फिर अब जब एक सभा में नहीं हुआ पास, दूसरी सभा में हो गया, तो उसे राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। तो राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप अपनी अनुमति दीजिए और इस विधेयक को पास कीजिए। तब वो जो विधेयक जो पास करेंगे तो वो अध्यादेश ही होगा। तो वो 6 महीने की अवधि तक वो कानून का रूप लेगा और जब उसे रिपोर्ट मिल जाएगी संसद सत्र शुरू होने के, नए संसद सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर कि हाँ ये ठीक है, तब वो अधिनियम का रूप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार ये डेफिनेशन पढ़िए कि ऐसा कानून जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव पड़ता है। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना, समझ में आ जाएगी। एक बार ये देखिएगा जो मैंने लिखा है और एक बार ये देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे तो आपको समझ में आ गई है, इतना लग रहा है कि मुझे कि आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इजी वे में याद करना है। जब हमें कोई कठिन डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो उसके टुकड़े कर करके हमें समझना है और याद कर लेना है। तो ये पढ़ा था हमने भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आपको क्या समझ में नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी मेरी क्लास ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आ रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से एक व्यक्ति को, आप जो कमेंट करते हैं या आप जो कोई भी बताता है कि आप ये सुधार करिए, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते, कह सकते हैं आप कि आप ये सुधार करिए। तो शिक्षक क्या करता है, वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि जो भी उससे पढ़ रहा है, सीख रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। और अगर कोई उनसे पढ़ा हुआ बच्चा कोई अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो एक शिक्षक से ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। ये ज़रूर है कि मतलब घर में तो सब खुश होते हैं, मगर एक शिक्षक बहुत खुश होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आया और उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो दोस्तों
बातें तो फिर भी होती रहेंगी। अभी आप ये पढ़िए और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।